नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज सुबह भूमि पूजन कर बीजेपी के दिल्ली के नए रियासती दफ्तर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा समेत मरकजी यूनिट के कई सीनियर लीडर भी मौजूद रहे। दीनदयाल उपाध्याय के पॉकेट 5 में बन रहा दिल्ली बीजेपी का ये 850 मीटर का दफ्तर 5 मंजिला होगा और नीचे पार्किंग भी होगी। भूमि पूजन के बाद नड्डा ने पार्टी नेताओं और कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि यह हमारे दफ्तर सिर्फ दफ्तर नहीं है, ये हमारे संस्कार केंद्र है। ये बीजेपी का ऑफिस नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, ये बीजेपी का कार्यालय है। और जब मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिस एंड अ कार्यालय, ऐसे ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता 24/7/365। शाम में जब ऑफिस बंद होता है तो कार्यालय की चहल पहल बढ़ जाती है। और यह जगह ऑफिस नहीं है, यह कार्यालय है, और कार्यालय ही नहीं है, यह संस्कार केंद्र है और संस्कारों को देने का रास्ता है। यह भी हमको समझना है। जब मैं पूर्णकालिक था तो मुझसे कोई पूछता था, बताइए बीजेपी क्या है, बताइए एबीपी क्या है, तो मैं उनको कहता था कार्यालय आ जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा कि बीजेपी क्या है और एबीपी क्या है। यह इसलिए कि कार्य करने की विधि, उसकी जगह कार्यालय है, इसलिए यह संस्कारों को देने वाला कार्यालय है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और हम सब लोग भी ये भी कहते थे कि 5 क से पार्टी चलती है। कार्यालय, कोष, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, तो उसमें कार्यालय भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता था। आज उस कार्यालय को उसमें हम शामिल हुए हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी नेता शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मालूमात के मुताबिक शरद पवार को धमकी एक वेबसाइट के जरिए दी गई। शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर इस मामले में मदद मांगी है। कमिश्नर से मुलाकात के बाद एनसीपी नेता ने बताया कि शरद पवार के नाम से उनके व्हाट्सएप पर मैसेज आया जिसमें एक वेबसाइट से धमकी दी गई थी। सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरी मरकज़ी वज़ीर दाखिला और महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला से मांग है, ये जो गंदी सियासत हो रही है उसे रुकना चाहिए। आदरणीय पवार साहब के नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है, और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट है इस पे आई है। तो मैं सिर्फ न्याय मांगने के लिए पुलिस के यहाँ आई हूँ, और मेरी विनती रहेगी होम मिनिस्टर से, महाराष्ट्र के भी और देश के भी होम मिनिस्टर से, कि ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है और ये कहाँ भी रुकना चाहिए। वो पवार साहब की जो सिक्योरिटी है वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, वो देश के नेता है, तो होम मिनिस्ट्री हैज टू इंटरवेंट। मैं कैसे कह सकती हूँ। कोल्हापुर तसादुम को लेकर महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि क्या वे जानते हैं कि नाथुराम गॉडसे और वामन शिवराम आप्टे की औलादें कौन है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये नहीं, फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आप्टे की औलाद कौन है हमको बोलो? समाजवादी पार्टी नेता आजम खां से मुताल्लिक 5 मुकदमों की समाअत आज रामपुर MP MLA कोर्ट में होगी। दूसरी जानिब आजम खां के बेटे और साबिक विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मुताल्लिक मामले की भी सुनवाई आज होगी। अदालत में आज आजम खां, उनकी अहलिया और बेटा अब्दुल्ला आजम भी पेश होंगे। आपको बता दें कि कोर्ट में अब तक 14 गवाहों की गवाही मुकम्मल हो चुकी है। बचाव पक्ष ने आजम खां की बहन निखत अखलाक और बहनोई ज़मीन खान को बतौर गवाह पेश किया है। बता दें कि बचाव पक्ष की ओर से कुल 28 गवाहों की फहरिस्त अदालत को सौंपी गई थी। आपको बता दें कि लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के अंदर गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा के कत्ले आम के हादसे को मद्देनज़र रखते हुए रामपुर कोर्ट अहाते की सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है।
पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है। राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं के ठिकानों पर ईडी के छापों के बाद वजीर आला अशोक गहलोत का बयान सामने आया। पेपर लीक मामले को लेकर ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि ईडी ऊपरी दबाव में काम कर रही है। ईडी का ध्यान संजीवनी और आदर्श सोसाइटी घोटालों की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उसके बाद में अरेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा क्यों, आरपीएफ मेंबर रहते अरेस्ट करो, कोई बदनामी की बात नहीं है। सच्चाई सच्चाई होती है। सच्चाई का दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता है। सच्चाई ईश्वर है, जो गांधी जी ने कहा था, हम तो उसमें बिलीव करते हैं। हमने कहा उनको मेंबर रहते हुए अरेस्ट करो। एसओजी ने अरेस्ट किया उनको। मैसेज गया, एक भय पैदा हुआ लोगों के अंदर। और हम क्या कर सकते हैं, विपक्ष हमें सुझाव दे देता और आप ये कर सकते हो, हम कर देंगे। खाली आप अनगल भ्रमित करो पब्लिक को, और इस प्रकार से चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर डर बताते हो। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ईडी अपना काम करे। जो केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, एनआईए हो, हमें कोई दिक्कत तो नहीं। हमने ऊपर मीटिंग में भी कहा है, पूरा हमारी पुलिस प्रशासन उनको सहयोग करेगी। कानून का रास्ता भी रहना चाहिए। बस ये मैंने जरूर कहा था मीडिया वालों को कि ये जो ऊपर के दबाव के साथ में जिस प्रकार से ये ऊपर के दबाव देते हैं, आपको लिस्ट दे दी गई है, चुनाव आ रहे इस राज्य में, छांट के देखो कहां घुस सकते हो आप लोग, ये गलत है। देखिए, बाकी ईडी है, प्रीमियर एजेंसी है देश की, सीबीआई है या इनकम टैक्स है या एनआईए है, भारत सरकार की बनाई हुई है। ये अगर निष्पक्ष होकर काम करे, हम स्वागत करेंगे। हम तो चाहेंगे आप जेल में भेजो, अरेस्ट करो, कुछ भी करो, जहां गलती करे उसको बख्शो मत। पर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो आप पूरे देश के अंदर। पूरा देश चिंतित है, इस बात को मैं कहना चाहूंगा। और दूसरा, संजीवनी घोटाले वाली बात आती है तो हम ईडी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। ईडी जो है संपत्ति जब्त कर सकती है। ईडी को बार बार लिखा जा रहा है कि आप संजीवनी घोटाले में जो संपत्ति उनके पास है खुद बूट नहीं करे, उसके पहले आप जो है इनको आप अटैच कर लीजिए, इनको बेच दीजिए। 900 करोड़ रुपए का जो 2-2.5 लाख लोग हैं जिनका बेचारा पैसा डूब गया है, उनको पैसा वहां पर मिले, आधा मिले, कुछ तो मिले। अभी मैं बाढ़ में गया था तो लोगों ने आके मेरे को यही बात करी कि साहब क्या करें, पैसा कब दिलवाएंगे। तो पैसा कोई लाखों में होता तो मैं कोई व्यवस्था करता, इसकी मना के। करोड़ों के अंदर है। भारत सरकार की एजेंसी ईडी है, उसके पास पावर है। पेपर लीक के मामले में जांच करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसमें घुसो। और हम रिक्वेस्ट करें उनको, पिछले साल भर से 4-5 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, एसओजी रिक्वेस्ट कर चुकी है, आ नहीं रहे वो लोग। उत्तराखंड में पहली बार ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से दुनिया की मशहूर दरगाह कलियर शरीफ के हज हाउस में 10 जून को पैगाम हिंद प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। सूफी काउंसिल मुल्क की सलामती, इत्तेहादी भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब बरकरार रखने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। 10 जून को मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हर मज़हब के सूफ़ी बुजुर्ग शिरकत कर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। सूफ़ी काउंसिल मुल्क की तरक्की और सलामती, तालीम, गंगा जमनी तहजीब, तलबात की तालीम, कौम के कमज़ोर तबकों की मुआशी मदद और दीगर दीनी और दुनियावी मकसदों को अंजाम देने की नीयत से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। ये जो हमारा प्रोग्राम है ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल, जो हमारी तंजीम है अजमेर शरीफ से चलती है, इसके चेयरमैन जो हैं वो सैयद पीर नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, चेयरमैन जानशीन दीवान अजमेर शरीफ हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, हमारी जो तंजीम है, इसका मकसद यही है हमारी खानकाहों से क्या क्या काम होने चाहिए। इसमें देश भर की खानकाहें सज्जादगान तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ जगहों के सज्जादगान अगर नहीं आ पा रहे तो उनकी तरफ से कोई ना कोई उनका जानशीन या अपना उनका कोई पीरज़ादा वहाँ से तशरीफ़ ला रहा है। उसी दिन हमारा एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस सर्वधर्म सम्मेलन करने का प्रोग्राम है, हमने उसका आयोजन किया है। उसमें तमाम धर्मों से हमने हर मज़हब के लोगों को बुलाया गया है। एक कौमी यकजहती और प्यार मोहब्बत का पैगाम जो खानकाहों से जाता है, हर मज़हब की तरफ से वही पैगाम जाता है, सिर्फ हमारी खानकाहों से नहीं। किसी भी मज़हब हो, हमारी हिंदुज़म हो, हमारा सिखिज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर मज़हब से एक प्यार मोहब्बत का पैगाम हमेशा बुज़ुर्गों ने दिया है। तो हमने इसीलिए सबको इकट्ठा करके एक प्यार मोहब्बत का पैगाम वो अपनी अपनी ज़बान में अपने अपने लोगों तक पहुँचाए, और ताकि एक हमारे मुल्क की
की जो प्यार मोहब्बत अखंडता है, खूबसूरती है, वो हमेशा कायम रहे। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर आदमी को अपना मज़हब फॉलो करने की इक्वल राइट है, अथॉरिटी है। तो इतने खूबसूरत मुल्क को हमेशा शादो आबाद रहना चाहिए, इसकी खूबसूरती हमेशा कायम रहनी चाहिए। जो गंगा जी, हमारी पवित्र गंगा जी जो हरिद्वार से बहकर आ रही हैं, उसमें ज़ायरीन साबिर पाक वज़ू करके दरबार में हाज़िरी देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरती और इससे ज़्यादा गंगा जमनी तहज़ीब हमारे मुल्क के अंदर कहीं नहीं हो सकती। तो वही हमारा पैगाम हमारा उत्तराखंड और देवभूमि से और हरिद्वार से और बिलखुसूस मरकज़ साबिर पाक हमारे जो हेडक्वार्टर है कलियत शरीफ दरगाह साबिर पाक, तो वहाँ से ये पैगाम देने का हमारा मकसद है। जो प्रोग्राम होगा ये ऑल इंडिया सूफी सज्जादनी काउंसिल जो है ये उत्तराखंड में जो है पहली बार हो रहा है। और इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ है दिल्ली, हैदराबाद, अजमेर शरीफ और जौनपुर। उत्तराखंड में पहली बार इसलिए प्रोग्राम है ये क्योंकि उत्तराखंड जो है ये एक ऐसी धरती है कि जिसमें जो है हरिद्वार हज़रत साबिर पाक का रोज़ा है, केदारनाथ है, इसी में बद्रीनाथ है और जो है सर साहिब साहब कई जो है इसमें। चूँकि इस उत्तराखंड के अंदर जो है वो डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं और डिफरेंट रिलीजियस लोग रहते हैं, डिफरेंट मान्यता वाले लोग रहते हैं। तो मेन जो मोटो यानी कि इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि अक्सर जो है जब अलग अलग उसके हैं तो अलग अलग मानने वाले होते हैं। अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद वाले जाएंगे, सिर्फ मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर वाले जाते हैं, चर्च में चर्च वाले जाते हैं, और अगर आप गुरुद्वारा तो गुरुद्वारे जाते हैं। लेकिन ये जो है दरगाह साबिर पाक पे इसलिए किया है प्रोग्राम कि आपने पहले भी देखा है और अब भी देखते हम लोग आ रहे हैं कि यहाँ पर मज़ारात एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हर मज़हब के लोग, यानी कि अगर मुस्लिम जा रहे हैं तो हिंदू भी इतने जाते हैं। उत्तराखंड के रुड़की में जराइम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला गणेशपुर इलाके का है, जहां बीती रात एक घर में कुछ बदमाश तमंचे लेकर घुस गए और घर में मौजूद 1.5 साल के बच्चे के सर पर तमंचा रखकर घर का सारा सामान लूट लिया। इसके अलावा बदमाशों ने बच्चे की मां को तमंचे की बट से बुरी तरह जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश घर का सारा कीमती सामान चुराकर मौके वारदात से फरार हो गए। इस घटना में घर के अंदर हुई इस वारदात में एक खातून भी जख्मी हो गई। घर वालों से इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बदमाशों की गिरफ्तारी का पुलिस अफसरान ने हुक्म जारी कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। गैलरी में बैठी थी और तीन बंदे आए जवान से थे, तीनों के तीनों, और उन्होंने गोली रखी थी गन। बस मैं चेयर पे बैठी थी, छोटा सा बच्चा खेला था, हमारा पोता 1.25 साल का। एकदम से यहाँ रख ली मेरे गन उन्होंने और मुझे पकड़ के ना अंदर की तरफ को ले गए। और बड़े वाला मेरा बच्चा रूम में दूसरे में पड़ रहा था बैठा हुआ। फिर बहू मिल गई, उन्हें बहू को भी गन रख ली। संदेश आया उधर से, हम चिल्लाए बदमाश घुस गए, उसको भी गन रख ली। हम तीनों को रख ली उन्होंने, तीनों को रूम में ले गए और बच्चे को बोल लगे कि गाड़ी देखे कि इसमें गोली मार दो। हमने कहा बच्चे को ना मारो, तुम ले जाओ जब चाहिए। फिर ये लेके सारे काम चुन के लेके सब ले गए। पूरे दोनों कमरों में लूट खसोट करी, सारा सामान खुला रखा। तो अचानक वो तेज चिल्लाई बहुत, मम्मी ना चिल्लाने के आवाज आई तो मैं बाहर आया। जब मुझे पता लगा सारा मामला, और तीनों के पास हथियार थे, 3 लड़के थे और लूटपाट भी करके ले गए। और मम्मी को भी उन्होंने यहाँ पर मारी। बच्चे को छीन ले क्या करा? बच्चों को आगे मार देंगे, बच्चे का भी लगा। और 100 नंबर पर फोन करा दो। 100 नंबर पर फोन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5-2 घंटे हो गए, पुलिस आई नहीं। मैंने कहा कि गोली मार दी हमारे यहाँ पर, और कोई पुलिस नहीं आई। और बिजली भी जब भी भागी, लाइट भी भगाई। तो मुझे ऐसा लग रहा बिजली वाले भी कुछ मामला ऐसा हो कि फोन करा और पैदल ही आए, पैदल ही निकल गए। घर में कुछ लोगों के द्वारा घुसकर घटनाकारी की गई है। सूचना पर अभी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, साक्षी संकलन किए जा रहे हैं। क्या घटना है, उनके द्वारा 100 नंबर पर सूचना दी जाने की बात कही जा रही है।